हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो दो जिनको ये टॉपिक पता है सो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकते हैं। और अगर जिनको नहीं पता तो उनको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ लिख सकें इसके लिए। सो बोथ ऑफ देम और इनका डिफ्रेंशिएशन भी है। सो ब्रीफ ओवरव्यू इसका बता देता हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसे हम बोलते हैं कि एक कंपनी की मेन जो इमेज होती है ना, जैसे आप कंपनी की नींव रख रहे हो ज़मीन, तो वो है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बिफोर द एस्टेब्लिशिंग ऑफ कंपनी, आपको कंपनी को रजिस्टर करने से पहले आपको ये सब तैयार करके रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, तभी तो वो आपकी कंपनी की आपको दे पाएगा। मतलब जैसे आपने कंपनी का नाम रखा है कुछ, या फिर कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स लिखी है कि कंपनी कहाँ पे है, कंपनी कितने मतलब कितना इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, कहाँ से लेके आ रही है, सारी आप इन्फॉर्मेशन जब तक आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं दोगे आपको तब तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो आपका ब्रांड लोगो कुछ नहीं मार्केट में पब्लिश होगा। सो वाइल ये एक तरह से एक्सटर्नल हो गया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपका इंटरनल हो गया। मतलब कि वो इंटरनल पार्ट है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मेंबर्स कितने हैं वगैरह, उनकी लिस्ट मतलब कैसे आप उनको वो करते हो। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टाइम बाय टाइम चेंज होता रहता है, बट एम ओ ए एक बार बन गया तो उसको चेंज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आती है। सो उसमें क्योंकि एम ओ ए में आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके काफ़ी ज़्यादा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, और इस वजह से भी कंपनीज को काफ़ी दिक्कत होती है अगर एमओए उन्हें चेंज करना है। So what is the meaning of memorandum? As per the section 256 of the Companies Act 2013, a memorandum refers to the original memorandum of association that a company registered or an altered one that follows the rules laid down in the Companies Act. Let us further look into the memorandum of association contents. सो क्लोज इन MOA। सो इसमें जो कंटेंट्स हैं आपके, सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट एन MOA शुड कंटेन द फॉलोइंग क्लोजेस एंड डिटेल्स। पहले है नेम क्लोज। सो कंपनी का नेम क्लोज प्राइवेट है, लिमिटेड, जो प्राइवेट लिमिटेड या सिर्फ लिमिटेड है। सिचुएशन क्लॉज द डेडिकेट टू विच स्टेट एंड द रजिस्टर ऑफिस द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। तो ऑफिस प्लेस वगैरह एड्रेस पूरा कहाँ पे आपका। ऑब्जेक्ट क्लॉज द क्लॉज गिव्स एन आइडिया अबाउट द ऑब्जेक्ट्स दैट द कंपनी डील्स इन एंड मे बी अल्टर्ड एज द कंपनी एक्सपेंड इंक्लूड द इंक्रोपेट मोर ऑब्जेक्ट्स। सो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज का ये है कि किन चीज़ों में कंपनी डील करती है, क्या सर्विस सेक्टर में है, क्या एक तरह से प्रोडक्शन सेक्टर में है, या फिर FMCG सेक्टर में है, या फिर आपकी बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में है। तो ये पूरा आपको बताना पड़ेगा। लाइबिलिटी क्लॉज, दिस मेंशंस द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनीज मेंबर्स वेदर इट बी लिमिटेड, अनलिमिटेड और स्टेट ऑन्ड। तो ये एक तरह से लाइबिलिटी जिम्मेदारी बतानी पड़ेगी कि मेंबर्स की क्या क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स का रोल्स क्या है, वो सारा आपको। व्हेन शेयर्स लिमिटेड द कंपनी, दिस लाइबिलिटी रेफर्स टू द अनपेड अमाउंट कॉरस्पेंडिंग टू द शेयर्स दे होल्ड। सो जब अगर शेयर्स लिमिटेड कंपनी अगर होगी जिसमें आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू करते हैं किसी मतलब किसी पर्टिकुलर पीपल्स को, या फिर आप ओपन मतलब पब्लिक के लिए ओपन कर रहे हो बाद में, तो वो एक तरह से आपको बताना ही पड़ेगा। इफ़ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी देन द लायबिलिटी इज द अमाउंट ईच मेंबर प्रोमिस टू कंट्रीब्यूट। सो ये पूरे की पूरी इंफॉर्मेशन आपको बतानी पड़ेंगी। दिस कुड इंक्लूड एसेट ऑफ द कंपनी, एसेट जो हैं कंपनी के। इफ द कंपनी शट्स डाउन वाइल ही और शी रिमेन्स अ मेंबर और विद इन 1 ईयर आफ्टर दे रिटायर। सो कंपनी जो अगर बंद होती है या शट डाउन होती है, सो कौन इसके मेंबर हैं 1 साल के अंदर जो पूरे के पूरे जो रिटायर होती है, तो एक तरह से पूरा का पूरा आपको बताना पड़ेगा ओवरव्यू कि कौन कौन से इसके ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के ओपन या क्लोज होने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है। दे आर लायबल टू पे ऑफ डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी विच वाज अंडरटेकन व्हेन दे वेयर अ मेंबर ऑफ द कंपनी। सो जब तक वो मेंबर है तो लेवल जो कंपनी के कर्ज वगैरह जो भी हैं बचे हुए, कई सारे लोग होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट कंपनी जगह जगह मतलब पहले लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया जाता है जो कंपनी, और उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देती है। सो उस पैसे को कंपनीज इंटरेस्ट करती हैं अपने प्लान्स प्रोजेक्ट्स पे, और अगर फेल होगी तो फिर
जिम्मेदारी तो मेंबर्स की पड़ेगी ना। तो दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट एंड चार्जेस इनकर ड्यू टू द वाइंडिंग अप एंड इवन द डिस्ट्रीब्यूटिंग द कंट्रीब्यूशन एज पर द रेगुलेशंस। सो ये भी एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट ऑफ ऑल जो कॉस्ट चार्जेस पड़ेंगे, कैपिटल क्लॉज हम देख लेते हैं। इट डिफाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, द नंबर ऑफ शेयर्स रजिस्टर्ड एंड हाउ द शेयर्स हैव बीन डिवाइडेड। सो नंबर ऑफ शेयर्स आपने इशूड कर दिए, अब आपने ये बताना है कि प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कैसे कितने हैं ऐसे, और डिविडेंड्स कैसे आपके, तो डिवेंचर होल्डर्स, ये सारे के सारे आपको एक तरह से बताने पड़ेंगे कि आपने किस तरीके से कैटेगराइज किया है। सो नेम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, the name in the memorandum needs to the follow the below mentioned rules, identical or resemble or existing company's brand name closely। so brand name आपका ये पता होगा, कोको कोला, पेप्सी वगैरह ये सब ब्रांड नेम है। तो ऐसे ही कोई कंपनी का ब्रांड नेम कंपनी बनाती है जो कि लोगों की जुबान पे आ जाए। जैसे आजकल आपके टाटा वगैरह या फिर जो अलग अलग ब्रांड से महिंद्रा, इन चीज़ों के ब्रांड्स काफ़ी आपके दिमाग में चले गए हैं। मतलब आप कार का नाम लो तो सीधा टाटा महिंद्रा इन चीज़ों के नाम आते हैं दिमाग में, तो ऐसा हो चुका है आजकल। तो ऐसे होती है ब्रांड वैल्यू इमेज बनाना। और द वन दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय द अनदर कंपनी, सो इसमें दूसरी कंपनी के द्वारा, मतलब किस कंपनी के द्वारा आप एग्रीमेंट कर रहे हो या साइन अप कर रहे हो, या फिर जिसके थ्रू आप एक तरह से या फिर एक सेकंड कंपनी जिस पेरेंट कंपनी या फिर उसके अंडर आप काम कर रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे कई सारे कंपनीज होती है वो दूसरी कंपनीज के अंडर, मतलब उनका जो प्रोडक्शन यूनिट होता है उसको सिर्फ प्रमोशन का काम करती है। सो ये भी एक चीज़ होती है। वन दैट इज़ ऑफेंसिव अंडर एनी लॉ, सो मतलब लॉ के बाइंडिंग में होना चाहिए, कोई ऐसा प्रोडक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब अनलॉफुल चीज़ें आप बेच रहे हो, मतलब एमओए में आके। अ नेम दैट इज़ अनडिज़ायरेबल एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्री, तो नेम आप कुछ वैसे नहीं रख सकते जैसे कि कुछ मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ मतलब कुछ गाइडलाइंस वगैरह बनाई हुई हैं। सो उस अकॉर्डिंग आप नेम उस तरह से नहीं रख सकते। तो वो कुछ अलग कैटेगरीज हो जाती हैं आपकी। जैसे आप कोई दूसरे मतलब प्रोडक्ट्स को आप वो कर रहे हैं, या फिर वो पब्लिकली उस वर्ड का मीनिंग कुछ और जा रहा है, तो ऐसे भी। और मे नॉट बी रजिस्टर्ड विद अ नेम विच कंटेन्स एनी वर्ड दैट माइट मेक इट साउंड लाइक इट हैज़ अ कनेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और पैट्रोनेज ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट। सो ये भी है कि लिंक नहीं होना चाहिए उस नेम का किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या वेबसाइट से उनकी, थोड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि कई सारी कंपनीज फ्रॉड करती हैं ऐसी, डिजिटल इंडिया नाम के बना के पोर्टल्स, उसमें फ्रॉड करना शुरू कर देती है। सो इस वजह से भी एनी वर्ड एज डिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 अनलेस दे हैव साउट अप्रूवल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायर टू द रजिस्ट्रेशन। सो जो कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर उनको MOA में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने वाला। टाइप ऑफ MOA, सो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं MOA के टाइप्स में। टेबल ए, इट शेयर्स लिमिट अ कंपनी, शेयर्स लिमिट मतलब शेयर्स के जो आपका है कंपनी के शेयर्स जो इशू करती है उसके हिसाब से। टेबल बी, इफ़ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब गारंटी जो मेंबर्स ऑफ दे रहे हैं, जो उसके कंपनी के आपके जैसे पार्टनरशिप में है या फिर पार्टनर्स दे रहे हैं, या फिर जिन मेंबर्स ने शुरू किया है डायरेक्टर्स वगैरह वो दे रहे हैं गारंटी। इफ़ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड शेयर कैपिटल, जो पूंजी लगाई हुई है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसकी उससे गारंटी दे रही है। तो ये सारे टेबल CDE जब कंटेन है, ये इसमें आपको फिलअप करना पड़ते हैं MOA के फॉर्म में। तो डी है, इफ़ इट इज़ एन अनलिमिटेड कंपनी, तो आपको मेंशन करना है कि अनलिमिटेड है या लिमिटेड है। इट इज़ एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, सो इट इज़ आल्सो मेंशन यू कि अनलिमिटेड कैपिटल है तो उसका शेयर कैपिटल कितना है, कैसा है। व्हाट इज़ एन आर्टिकल, सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देख लेते हैं। एज पर द सेक्शन 2(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, an article refers to the original article of association of a company or a version that has been altered so as to the comply to the laws stipulated in the act. Section 5 of the Companies Act 2013
defines the article of association as the document that contains the rules and regulations regarding the management of the company. सो मैनेजमेंट, जो आपका मैनेजमेंट इन्वायरमेंट होता है उसको कैसे मैनेज कर रहा है आपका कंपनी, मतलब कैसे मैनेज करेगी, कौन किस व्यक्ति को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी मैनेजमेंट के अंदर, और आपका मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चरल है कि नहीं है। स्ट्रक्चरल मतलब कि सही तरीके से वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता, मतलब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई अपने सेल्स का बंदा तो नहीं बैठा के रखा हो ना, ऐसा तो नहीं है। तो ये भी है ना, रिक्रूटमेंट सही तरीके से होनी चाहिए, जिन जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी को फिलअप करनी पड़ेगी। Provisions for retrenchment. The article contains rules for entrenchment that allows only specific clause to be altered, and these rules can only be made by private company when it is formed by an amendment which is agreed by all its members. So जब सारे मेंबर्स एग्रीड होंगे तो ये अमेंडमेंट तभी तो फॉर्म होगा, इसमें मतलब तभी चेंजेस आ सकते हैं बिल में, मतलब आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। मैंने बोला था कि ये पहले कि कई बार ये बदला भी जाता है। सो ये अगर समझ लीजिए कंपनी ने फर्स्ट टाइम अगर लॉन्च किया है एमओए के साथ, तो इसको कई बार कंपनी बदल देती है, मतलब कई महीनों में, कई हफ्तों में ही बदल जाते हैं अगर कंपनी कुछ नए अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहती है। पब्लिक कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एक पास करना पड़ेगा जिसमें गवर्नमेंट के स्टेक से होते हैं, तो अप्रूवल तो चाहिए ना फिर। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, सो इसमें टेबल FGHIJ, सो ये आपके फॉर्म फिलअप के पेजेस का आप मान लीजिए एक तरह से। सो इन टेबल्स में आपको फिलअप करना है। इफ़ शेयर्स लिमिटेड कंपनी, जो लिमिटेड शेयर्स है कंपनी उसकी बताना पड़ेगा डिटेल्स। इफ़ अ कंपनी इज़ लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी बाय इट्स मेंबर्स। इफ़ गारंटी एंड शेयर्स लिमिटेड अ कंपनी, गारंटी और शेयर्स जो बोथ हैं उनकी भी पूरी डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इफ़ इट इज़ द अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो अनलिमिटेड कंपनी है और उसके शेयर कैपिटल है, तो ये अलग वाला लिस्टेड है। सो जो अनलिमिटेड कंपनीज है उनके लिए। इफ़ इट इज़ अ अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, so those who have not having a share capital also mentioned on that. While both serve as a charter documents for a company, an MOA, Memorandum of Association, contains the essential details about the company, while an AOA includes the rules and regulations designed by the company. So the MOA works as the contribution on which the company is built, and the AOA takes the shape by laws that helps the functioning of the company. सो एमओए वर्क्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे, जो आपके लॉज वगैरह हैं उसके बेस पे आपका एमओए बन के तैयार होता है और उसमें गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है। और जो एओए है वो आपकी कंपनी के द्वारा एक तरह से अप्रूवल होता है, बट उसमें एक तरह से वो एमओए के साथ अलाइन होके ही जाता है। तो आप अब ये देख लीजिए कि एमओए और एओए का कितना इम्पोर्टेंस है एक तरह से। सो बोथ मैंने इसमें लगा दिए हैं, एमओए और एओए। एमओए मतलब बोथ अब ये है कि थोड़े पुरानीज हैं, तो पुराने मतलब फ़ोटोज़ हैं। सो एमओए का स्ट्रक्चर ऐसे है कि फॉर्म फिलअप वगैरह करना है, तो मतलब इसका जो सर्टिफिकेट है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म नहीं है, सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। ओके, सो प्राइमरी डिफरेंसेस बिटवीन एमओए एंड एओए। While coming to the difference between article of association and memorandum of association, so the first difference between MOA and AOA, that is the powers and objects of the company. The AOA defines its rules. So इसमें आपका डिवाइड हो जाता है कि पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। जो AOA वो डिफाइंस होता है, इसके रूल्स के हिसाब से MOA में पावर्स और ऑब्जेक्ट्स बताए जाते हैं। सो the MOA is subordinate to the Companies Act and the AOA Article of Association is subordinate to the Memorandum. So ये MOA Companies Act का पार्ट है और जो AOA आपका Memorandum of Association का पार्ट है। So आप ये देख लीजिए, एक ऑर्डर वाइज है, Companies Act, उसके नीचे MOA और उसके नीचे AOA। तो मतलब MOA बनता है Companies Act को फॉलो करके और जो AOA बनता है वो Memorandum को फॉलो करके। ओके, The memorandum cannot be amended retrospectively, while an AOA may be changed. So MOA को आप चेंज नहीं कर सकते आसानी से, उसके लिए आपको कई चक्कर लगाने पड़ेंगे, कई तरीके से आपको बदलाव करने के लिए एप्लीकेशंस लगानी पड़ेंगी। सो ये चीज़ें हैं। The main difference between MOA and AOA is that the memorandum includes 6 clauses while an AOA be drafted as per the company's need.
सो MOA में 6 क्लॉज हैं, और जो AOA वो कंपनीज के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। तो कितने पेज का हो या फिर कितने उसमें आपने मतलब रूल्स रेगुलेशंस जोड़े हैं कंपनीज के, या कितने एम्प्लॉइज मेंबर्स जोड़े हैं, वो कंपनी को डिपेंड करता है। द MOA इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज while a public share company can use table A in place of AOA। सो पब्लिक कंपनी के लिए बोल रहे हैं, प्राइवेट के लिए नहीं है, ठीक है। सो द MOA इज मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, और जो AOA इज मैंडेटरी फॉर प्राइवेट कंपनीज। ओके, सो while a public share company can use the table A in place of AOA, तो टेबल A आपका MOA का पार्ट है। ओके, An alternation may be made in an MOA only after passing special resolution in annual general meeting after obtaining prior approval from the central government, while changes in AOA may be made by passing special resolution SR at annual general meeting AGM। okay, सो इसमें आपको दोनों मीटिंग्स के हिसाब से आपको जो इसमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वाले में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के हिसाब से होगा। तो ये आपको मतलब जो MOA है इसमें काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और AOA आपका ये है कि आपकी इंटरनल मीटिंग है AOA की, नॉट अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और नॉट आपकी अपनी खुद की मीटिंग कर रहे हो, AOA में बदलाव करना है, चलो कर दो। सो थैंक यू फॉर लिसन दिस। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और MOA AOA के जो आपको नोट्स इसमें से आपको आपने जो कलेक्ट किए हैं, सो अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी मिली हो इससे, सो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी हमारी जो वीडियोस हैं उनको देखिएगा, क्योंकि हमने जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन या फिर आपके स्कूल लेवल के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप किया है, मैनेजमेंट लेवल्स के। सो ओके, थैंक यू।